नमस्कार। द मूक नायक आप देख रहे हैं और मेरे साथ जो है स्नेहा है इस समय, और द थिंक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। स्नेहा भी जो है स्नेहा के साथ एक छोटा सा बच्चा है और स्नेहा उस बच्चे को लेकर ही पत्रकारिता करती है, हमेशा फील्ड पर रहती है। तो स्नेहा से हम लोग जानेंगे। स्नेहा ने इंजीनियरिंग भी की हुई है ना स्नेहा? हमारा गलत नहीं, हाँ, इंजीनियरिंग की है। स्नेहा, क्या वजह थी? इंजीनियरिंग में तो इतना पैसा है, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि इंजीनियरिंग करो पैसा कमाते, काहे इसमें आ गए तुम, और तुम जो है इंजीनियर से इसमें आ गई हो। देखिए, इंजीनियरिंग जो था, इंजीनियरिंग एक्चुअली मैंने नहीं चुना था। घर के लोग चाहते थे कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, वो रहा, और मुझे हमेशा टीचिंग में ही जाना था। इंजीनियरिंग के आपकी जॉब लग गई थी या सिर्फ पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद यहाँ तुरंत आ? नहीं, इंजीनियरिंग के बाद एक्चुअली मेरा पहले डिप्लोमा हुआ था इंजीनियरिंग के पहले, और जो हमारी पारिवारिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, तो कैसे भी मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में लग गया नंबर, तो हम पढ़ लिए डिप्लोमा। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरे बाद मेरे 2 भाई थे, तो उसकी मजदूरी करते थे पिताजी, तो पैसा एक तो किसी एक को ही लगाना चाहिए। तो हमारी भी खुद की समझ हो जाती है कि अगर मुझ पर खर्चा हो जाएगा ज़्यादा तो मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, और अगर मेरा भाई पढ़ेगा तो हमारी ही हो जाती है कि मेरा भाई पढ़ेगा तो कम से कम हमारी परिस्थिति सुधर जाएगी, और घर गृहस्थी मम्मी पापा को हाथ बटाएगा। हम करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मतलब रहेंगे नहीं रहेंगे, ये चीज़ हो गई थी। तो इसीलिए मैंने डिप्लोमा के बाद ही जॉब करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी समय मैं बाहर रही, पुणे में जॉब किया, मुंबई में किया, औरंगाबाद में किया, लेकिन उसके बाद ये समझ आया कि एजुकेशन हमारा कम हो गया। मतलब जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए एज अ डिप्लोमा होल्डर, तो हमें एक लेबर की तरह देखा जाता है। अभी जो चल रहा है स्किल इंडिया के नाम पर क्या हो रहा है, वो लेबर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जब डिप्लोमा इंजीनियर भी रहते हैं तो हम ITI वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ हमको काम करना पड़ता है, उसी सैलरी में काम करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा यहाँ थम जाएंगे हम। तो कुछ साल के बाद फिर मैंने वापस जो है डिग्री कंप्लीट करने की सोची, तो फिर मैंने डिग्री किया, फिर मैंने जॉब करने का सोचा, फिर जॉब करने का इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा। मतलब हमारा समाज कहाँ है, गांव देहातों में है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास। और जब हम बड़ी सिटी में जाते हैं, जैसे पुणे में जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा समाज जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। और जब हम जॉब करते हैं तो हमारा टाइमिंग बहुत हेक्टिक होता है। मतलब पहली शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट कर रहे हैं, तीसरी शिफ्ट कर रहे हैं, आपके लिए समय नहीं है, मतलब सोशल लाइफ कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसको स्विच करके कुछ और किया जाएगा। तो फिर मुझे आवाज़ इंडिया मिला, और फिर मुझे लगा कि पत्रकारिता में क्या ख़राबी है, करके देखना चाहिए। और आवाज़ इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध चैनल है हमारे विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में। आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, और फुले शाहू बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने के लिए आवाज़ इंडिया काम करता है। तो फिर मैंने उसमें काम किया। पैसा लेकिन अच्छा मिल रहा था इंजीनियरिंग में, यहाँ तो मीडिया में पैसा कम था। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में पैसा भी मिल जाए तो निचोड़ लेते हैं आपको। मतलब ये कह सकते हैं कि आप, जब मैं कह रही हूँ कि आपका सामाजिक जीवन कुछ नहीं होता है, बस आपको सुबह टिफ़िन लेकर चलना है, और या फिर टिफ़िन नहीं भी लिया तो वहीं पर सारा कैंटीन में खाना खिलाकर रात को रिटर्न आना है 7-8 बजे तक। तो वो चीज़ें जो है वो नहीं भाई, क्योंकि हमें लगता है कि हमें समाज के साथ रहना पड़ेगा। वी आर सोशल एनिमल्स। ये बिल्कुल सही कहा। और अभी आपके पास एक छोटा सा बच्चा, 1 साल की बच्ची है, हाँ। तो उसको लेके आप फील्ड पे जाती हैं, तो अभी परिवार क्या कहता है कि अच्छा रहता कि इंजीनियरिंग की नौकरी रहती, अच्छा सा बच्चा पलता, क्या उसको ले लेके घूमती हूँ? क्योंकि मेरे घर वाले ने भी कई बार कहा मुझे, ठीक है, तो क्या वैसी सारी चीज़ें स्थिति आज भी है? घर वाले इस तरह का? तो अच्छी खासी तो ज़िंदगी चल रही थी हमारी। कोई गम नहीं था, सब बढ़िया सेटल चल रहा था। बंदा, मतलब मेरा बंदा कमा रहा था, हस्बैंड कमा रहे थे, तो अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, हम भी बैठ के खा रहे थे, बच्ची भी बढ़िया, सब ठीक चल रहा था। और फिर अचानक हमने सोचा कि मीडिया हाउस के बारे में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, और हम लोग ज़्यादा नेशनल दस्तक बोलो या फिर अंजुल भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। हमको लग रहा था कि हम खुद कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमारा जीवन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, इसका काम कर लो, उसका काम कर लो, यहाँ नौकरी कर लो। तो हम लोग चाहते थे कि हमारा कुछ तैयार हो, हम कुछ नया करें, और दोनों में क्रिएटिविटी थी, लेकिन रोज़ी रोटी और घर संसार के चक्कर में सब छूट रहा था। तो हमने रिस्क लिया, और हमको लगा कि रिस्क लेकर हम मीडिया में अगर हम करना चाहते हैं
तो मीडिया हमने शुरू कर दिया था, लेकिन उसको कैसे चलाना, क्या चलाना, उसके ये कह सकते हैं उसके गर्भ को समझने के लिए मुझे लगा पत्रकारिता में मास्टर करना चाहिए। तो अब हम लोग जो है सब छोड़ छाड़ कर आ गए हैं, घर ज़िंदगी सारी स्टॉप हो गई है। अब वापस से हम लोग जो है विद्यार्थी लाइफ पर आ गए। लोग हंसते भी होंगे और मेरे मतलब फैमिली में भी लगता होगा कि अच्छी खासी तो चल रही थी, इसको क्या पढ़ी थी, मतलब घर वर छोड़कर यहाँ से गए वहाँ से। दोनों हस्बैंड वाइफ MA कर रहे हैं? तो अभी तो मैं कर रही हूँ क्योंकि बच्ची को संभालना है, तो उनको चैनल भी संभालना है और बच्ची को भी संभालना है। तो अभी संदीप जो है वो काम कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उनका प्लान रहेगा, मतलब इसी साल रहेगा शायद, तो वो भी मास्टर का सोच रहे हैं। तो वैसे द थिंक क्या करता है और इसको शुरू क्यों किया आपने? क्योंकि जैसा आप बता रहे अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, तो फिर क्या मतलब ज़रूरत थी कि अपना चैनल शुरू करना है? क्या वजह थी उसकी? वजह ऐसी कुछ खास नहीं थी, कोई इंटेंशन तो था नहीं यूट्यूब पर आने का। हम लोग फेसबुक से ही काम चला रहे थे और हमारे अंदर एक कीड़ा था, समझ लो कि फुले शाहू बाबा साहब का, कि उनके विचारों को हमको कहीं प्लेटफॉर्म देकर जो है वो बताना था। तो हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म थे और हमने कुछ सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ सेटअप भी बनाया था। तो बामसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल मूवमेंट से रहता है करीब, तो उसमें एक कंसेप्ट थी मान्यवर कांचीराम साहब की कि वो जो बामसेफ है वो कर्मचारियों का संगठन है। तो हमने सोचा, हम प्राइवेट कर्मचारी थे, मैं लेक्चरशिप कर रही थी, संदीप भी बैंकिंग में था और भी कुछ लोग तैयारी कर रहे थे और गवर्नमेंट सेक्टर का कोई चांस नहीं था। तो हमने सोचा कि इस बामसेफ को, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम करती है बामसेफ को साथ में लेकर, तो बामसेफ का काम क्या था। तो हमारे कुछ साथी मिले, हमारे सीनियर्स मिले, उन्होंने बताया कि बामसेफ का काम है समाज को जो है अपना इतिहास बताकर वर्तमान में लड़ाई लड़ना सिखाना। तो हमने उसी को अपना जो है काम बना लिया था और वो हमारा अंग बन गया था। तो हम समाज में जाकर युवाओं को इकट्ठा करना, उन युवाओं को जो नौकरी करना चाहता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको तैयार कर रहे थे कि वो नौकरी करें। और नौकरी मतलब हमारी एकेडमी चलती थी, अम्बेडकर एकेडमी, शाहू एकेडमी, फुले एकेडमी, उसके माध्यम से हमारे कुछ जो होनहार छात्र थे वो लोग उसमें पढ़ाते थे कि वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करें। और फिर उन्हीं को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ सोशल जो ज्ञान है वो भी देते थे। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि ये जब नौकरी में लगे तो हमारे तरफ हमको यही लग रहा था कि जब ये नौकरी में लगता है तो ये समाज की तरफ पीछे नहीं पलटता है। तो हमारी यही दिक्कत थी कि ये पीछे क्यों नहीं पलटता, क्योंकि हमारे साथ तो कई बच्चे थे लेकिन काम करने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। एक संदीप था, एक मैं था, क्योंकि शादी के बाद हमको लग रहा था कि ये काम और भी लोगों ने करना चाहिए। तो हमने सोचा कि वहीं पर काम करें नौकरी के पहले। तो हमने उनको पहले मिशन मूवमेंट समझाया, फिर उसके बाद वो नौकरी का बता रहे थे। लेकिन कोरोना से जो हुआ तो उसके बाद सारा मिलना जुलना कोलैप्स हो गया और सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो उसके बाद हम फेसबुक पर आए और फिर फेसबुक के माध्यम से हमने लोगों को तैयार किया था कि वो बोले और वो अपने बोल कर फुले शाहू बाबा साहब का मूवमेंट समझा है, इस देश की व्यवस्था समझा है। क्योंकि जैसे जैसे सरकारें बढ़ी, जैसे जैसे सरकारें बनी, उसके बाद सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो युवा हुआ, उसका रोज़गार की समस्या बढ़ी, उसकी एजुकेशन की समस्या बढ़ी, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप बंद हो गई। इन तमाम चीज़ों को हम गंभीरता से लिए और फिर हमको लगा उन बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए। और जब बच्चे बोलना सीखे तो फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं रहा कोरोना में, तो हमने फेसबुक से किया। जब फेसबुक से किया तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब छोटे बच्चे मतलब पढ़ने वाले बच्चे 20-22 साल के जब वो बात करे फुले शाहू बाबा साहब की और व्यवस्था पर सवाल उठाए कि भैया कहाँ है हमारा हिस्सा, कहाँ है हमारा रोज़गार, कहाँ है हमारी नौकरियाँ, तब फिर हम वो फेसबुक के बाद फिर हमको लगा कि यूट्यूब पर आना चाहिए। एक और मैं सवाल लेना चाहूँगी, आप जो काम कर रही हैं, पहला तो द थिंक किस तरह का काम करता है, दूसरा कि जब आप काम कर रहे हैं, फील्ड पे उतर रही हैं, तो बहुत सारी गालियाँ मिलती होंगी, बहुत सारे ट्रोलर्स मिलते होंगे, तो वो किस तरह की गालियाँ आपको देते हैं और किस वजह से ट्रोल करते हैं? देखिए, पहला सवाल जो है कि द थिंक क्यों काम करता है, तो द थिंक इसलिए काम कर रहा है, मतलब हमने एक आइडियोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, हमने 3 चीज़ों को अपना ये बनाया है, केंद्र बनाया है। पहली बात तो समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों है, उसकी क्या जड़ है। हमें लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे जातिवाद है। इन चीज़ों को बोलने के लिए बहुत लोग कतराते हैं, बताते नहीं हैं।
कई विचारधारा काम करती है वो लोग नहीं बताते। तो हम अपने चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि आपके साथ उत्पीड़न किस लिए हो रहा है और ये व्यवस्था कहाँ से आई। उसके बाद सामाजिक आंदोलन की बात हो तो जहाँ जहाँ पर भी सामाजिक एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को कवरेज नहीं मिलता है। अभी जैसे 12 तारीख को काफ़ी बड़ा प्रोग्राम भोपाल में हुआ, लेकिन उसको कवरेज कौन देगा? तो बहुजन मीडिया दे रहा। तो हमने सोचा कि हम भी इसका हिस्सा बने। पॉलिटिकल बात अगर हम करें तो सारे जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो मैनिपुलेशन लेकर काम करता है, वो एक एजेंडा सेट करता है कि आज हमको इस विषय पर चर्चा करना है और इस विषय को इसी मुकाम पर हमको स्टॉप करना है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर हम देखते हैं बहुजन आंदोलन में राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो देश के तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन उसकी क्या उपलब्धियां हैं आज भी। हम लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य आदमी जो है उसे या कार्यकर्ता भी कहें जो पार्टी का, वो बोल नहीं सकता या बता नहीं सकता। तो ये एक हमारे इसमें कमी हो जाती है। काम बहुत सारा हो गया लेकिन उसका बखान करने वाले लोग नहीं हैं। फालतू बखान बहुत करेंगे लेकिन उनकी उपलब्धियां नहीं बता सकते। तो ये हमको लगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हम इन चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिससे हो सकता है कि आज नहीं तो कल आने वाले कई सालों के बाद भी जब भी कभी खोजा जाएगा कि क्या उपलब्धियां रही बहुजन मूवमेंट की, तो कभी ना कभी ये भविष्य को फ़ायदा होगा। रही बात हमको क्या दिक्कतें आती हैं, तो महिला होने के नाते काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पारिवारिक तो हमें पहले आती थी, शादी के पहले। शादी के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब संदीप जो है हमारा साथी, वो तो हमको मतलब पहले से ही जैसा सामाजिक आंदोलन में भी काम कर रहे थे, सोशल काम कर रहे थे, पॉलिटिकल काम कर रहे थे, तो उनका यही था कि घर पे नहीं रहना है, तुमको हर दिन कहीं ना कहीं विजिट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो ये तो मुझे शादी के बाद तो नहीं आई, लेकिन लोगों का जो आता है, कई बार लोग जो है लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते। ये एक चीज़ आती है कि महिला लीडर को स्वीकार करना नहीं होता है, महिलाओं के ऑर्डर को फॉलो करें। फिर दूसरी बात होता है फेसबुक पर जब हम कोई कंटेंट डालते हैं और जब वो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ रहता है तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ आती हैं। और इनबॉक्स तो भरा पड़ा है, बहुत इनबॉक्स में बहुत गालियाँ आती हैं और नंबर तो मेरा पड़ा है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों के पहले मुझे तो मारने की धमकी आ गई। फ़ोन आया और नाम बताया नहीं, कहा कि पांडे जी बोल रहे हैं। तो हमने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो कंटेंट है सरस्वती पूजा को लेकर, तो मैंने कहा वो तो खबर है, अब जो हुआ हमने उसको बयां कर दिया। तो उन्होंने कहा, फिर उसके बाद में वो जो बात चली तो फिर उन्होंने गाली गलौज करी, फिर सारा मैंने फ़ोन काट दिया। मैं बोली अरे यार, आप जो है आपको जो भी देखना है आप पहले सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद बात करेंगे। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो धर व्हाट्सअप में मैसेज करना शुरू कर दिया, जय श्री राम लिख कर, और फिर गाली वाली देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें भी होती है कई बार, और इग्नोर भी कर लेते हैं हम लोग तो, लेकिन बुरा भी लगता है कि काम हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमको इस प्रकार से रिप्लेसमेंट में हमको ये रिप्लाई मिलते हैं, तो इससे दुख होता है। लेकिन आपने जितना बर्दाश्त किया है या फिर आपने जितना सहा है, अभी तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आप बीबीसी में काम कर चुकी हैं, तो आपका अनुभव हमसे ज़्यादा है। और हम ये कहेंगे कि हम तो अभी केजी में ही है, तो इसीलिए थोड़ा अनुभव कम आया। उत्पीड़न का तो अनुभव नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी समय हमारा गुजरा। लेकिन अब जब हम महाराष्ट्र से बाहर आए तो मुझे लगता है कि अभी अनुभव हमको आने वाले हैं, और शायद वो चीज़ें अभी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, ये एक और पूछना चाहूँगी कि अभी क्या मतलब किस तरह से मोनेटाइज हुआ है द थिंक, या पैसा वैसा सही मिलता है? क्योंकि भूखे पेट क्रांति नहीं होती है, ये सच है। ठीक है, तो पैसा भी कमाना है, तो क्या पैसा वैसा मिलता है, फंडिंग होती है, किस तरह से आप फंड जुटाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। अभी तक तो हमारा जो सेविंग था वो सेविंग हम खर्चा कर रहे थे, और हमारे 2 स्टाफ हैं, तो वहाँ पर भी हमारा ऑफिस चलता है महाराष्ट्र में, तो दोनों ऑफिस को मेंटेन कर रहे थे। तो हमारा सेविंग ऑफिस भी, हाँ, वहाँ छोटा ऑफिस है, यहाँ तो हम लोग अपने रूम से ही चलाते हैं। तो दोनों को मेंटेन करना, दोनों का किराया करना बहुत दिक्कत होती है, और अभी रिसेंटली हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, और हम लोग इसके लिए प्रिपेयर भी है। और हमने किसी के कहने पर, उड़ीसा से हमारे जो व्यूअर हैं, उनके कहने पर उन्होंने कहा था कि QR कोड आप प्लीज़ शेयर करें ट्विटर पर, तो उनके कहने पर हमने शेयर किया, तो काफ़ी फंडिंग आया। मतलब 100-500 जो है वो फंडिंग तो ऐसा आता है। और रही मोनेटाइज तो है चैनल, बट क्या होता है अभी हमारे बच्चे होने की वजह से
हम उतना कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। दोनों जो है वो बच्ची में ही बिजी रहते हैं, और जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, और जब मैं घर पर आती हूँ तो मैं बच्ची में बिजी होती हूँ। तो फिर वो जो है जो कंटेंट आता है महाराष्ट्र से उसको ही मतलब ये लाइन पर डालने में व्यस्त रहते हैं। तो कंटेंट काफ़ी कम जा रहा है, तो मोनेटाइज तो है, लेकिन अब आने वाले समय में अभी हमारा जो है शायद इस महीने का पेमेंट नहीं बनेगा। तो लेकिन हम लोग प्रिपेयर है कि क्या ही करना है, कैसे करेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के जो है वो अभी हम लोग अपना मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ स्नेहा थी और इंजीनियरिंग करके जो है जर्नलिज्म में आई हैं और मोनेटाइज है इनका चैनल। लेकिन वही है कि जिस तरह की हम लोग खबरें करते हैं, एट्रोसिटी की ज़्यादा होती है, हत्या ज़्यादा होती है, तो पूरा यूट्यूब जो है उसका एल्गोरिदम कहता है कि हम लोग ऐसी खबरें जो है चला भी नहीं सकते, मोनेटाइज भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब द थिंक उसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनके वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुजन मीडिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और जो मौजूदा जो मीडिया है वो सरकारें बदलने चले, हम लोग सरकार नहीं बदलने आए, हम बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने आए हैं। किसी की FIR लिखना, किसी को पीने का पानी मिल जाए, किसी को बिजली मिल जाए, हमारी यही ज़रूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी इनकी है, गाँव देहातों में रहते हैं। इनकी ये ज़रूरत पूरी हो जाए तो हमारे लिए वही उपलब्धि होती है। तो इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा जो है डेवलप हों, इस तरह के चैनल और ज़्यादा आए, अच्छा काम करें, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक महू से।